हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का लेक्चर नंबर 3 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मेरे भाई लेक्चर के बारे में बात करेंगे, लेकिन यार मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। एक मैंने मूवी देखा है आज, उस मूवी का नाम है वन इडियट मूवी। ठीक है, आधे घंटे का मूवी है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा वन इडियट मूवी। ठीक है, उसमें 12 या 13 साल का एक छोटा सा बच्चा है जो इन्वेस्टिंग के बारे में समझाता है अपने बड़े भाई को। और वो जो बच्चा है वो जो है एक खाना बनाने वाले अंकल होते हैं जो कि इन्वेस्टिंग करते हैं, दिखने में ओल्ड एज टाइप दिखते हैं। ठीक है, और ख़राब कपड़ा पहनते हैं, चप्पल ख़राब सही नहीं पहनते, बट यार उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है उसका नेटवर्थ 100 करोड़ का होता है। तो मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा कि वो 12-13 साल का जो बच्चा है उस बच्चे का क्या नज़रिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, और उन्होंने जो वो सीखा है उसी से रिलेटेड ये मूवी है वन इडियट मूवी। तो एक बार आप जा कर के देखिए। और उस मूवी में यार मुझे कुछ चीज़ें अच्छा लगा जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला तो मेरे भाई एक लाइन है, और ये क्या है कि इफ़ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड देन वन डे यू विल हैव टू सेल द थिंग्स दैट यू डोंट नीड। सिंपल भाषा में कि अगर आप उस चीज़ को खरीदते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो सामान बेचना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज के डेट में हम लोग काफ़ी सारा चीज़ खरीद लेते हैं, लाइक है ना कि इंडिया में आईफोन का ट्रेंड चल रहा है, तो देखेंगे कि ठीक है दिखाने के लिए आईफोन लोग खरीद लेते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से भी काम चल सकता है, वो लोग भी आईफोन खरीद लेंगे, है ना। अब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ये तो उनका मानना है, बट इस मूवी में जो दिखाया गया है वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि आज़ादी का क्या मतलब होता है। मेरे भाई आज़ादी तो हम लोगों को मिल गया, बट इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, पैसे के पर्पज़ से आज़ादी का क्या मतलब है। तो इंडिपेंडेंस का मतलब है डिग्निटी, और इंडिपेंडेंस का मतलब है सिक्योरिटी। क्या मतलब है? डिग्निटी, इंडिपेंडेंस मीन्स डिग्निटी और इंडिपेंडेंस मीन्स सिक्योरिटी। तो आप ये चीज़ जा कर के वहाँ देख सकते हैं। अब आइए अपने लेक्चर का शुरुआत करते हैं, तीसरे लेक्चर का। और सबसे पहला सा बात हम क्या मिथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड मिथ है कि यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट फाइनेंस। क्या हमने बोला कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अगर पैसा बनाना है तो आपको फाइनेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। अब ये जो बात है कितना सही है कितना गलत है, इस बात को सत्यापित करने के लिए हमने भारत के जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा अपना निवेश किया है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ठीक है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें राकेश झुनझुनवाला जी, उसके बाद राधा किशन दमानी जी, है ना, ओरेंजू वेलियात जी, और रामदेव अग्रवाल जी, उसके बाद क्या बोल सकते हैं विजय केडिया जी, ऐसे अनगिनत नाम आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के पास में फाइनेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज, हर लोग जब शुरुआत करते तो छोटे से नॉलेज से शुरुआत करते और धीरे 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 उस फील्ड में वो पढ़ते पढ़ते लाइफ लॉन्ग लर्नर बन करके क्या होता है कि नॉलेज ग्रहण करते जाते और करियर में आगे बढ़ते जाते। तो सबसे पहले कुछ इंडियन इन्वेस्टर्स के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला नाम है राधा किशन दमानी जी का। इन्होंने बीकॉम का पढ़ाई, ग्रेजुएशन का पढ़ाई बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। ठीक है, मीन्स कि ये अंडर ग्रेजुएट है, बट इनका नेटवर्थ कितना है? 1,73,000 करोड़ अकॉर्डिंग टू गूगल, है ना। तो ये डेटा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, दूसरा नाम हमने लिया है राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि अब है नहीं इस दुनिया में। बेसिकली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट CA प्रोफेशन से थे और इनका नेटवर्थ 44,877 करोड़। ठीक है, तीसरा जो है
पोरिंजू वेलियात जी, जो कि लॉ बैकग्राउंड LLB बैकग्राउंड है, 250 करोड़ इनका नेटवर्थ है ना। चौथा विजय केडिया, कॉमर्स ग्रेजुएट, नेटवर्थ 1400 करोड़। पांचवा एकांश मित्तल, बीटेक बैकग्राउंड से हैं, कैटलिस्ट वेल्थ के जो है कि फाउंडर है। तो मैंने आपको कोई अंडर ग्रेजुएट, कोई CA बैकग्राउंड से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कोई बीटेक बैकग्राउंड से है, और ऐसा नहीं है कि जो लोगों का नाम हमने लिया है केवल इतना ही नाम तक सीमित है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा नाम है, ठीक है। बट मैंने कुछ नाम आपको बताया है, और ऐसा नहीं कि इन सब के पास कोई MBA फाइनेंस में ऐसा कुछ बहुत बड़ा नॉलेज है, धीरे धीरे करते करते इन्होंने सीखा है, ठीक है। तो ये जो मिथ है कि यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट फाइनेंस, ये मेरे समझ से सही नहीं है, ठीक है। तीसरे मिथ के बारे में बात करते हैं कि स्मॉल इन्वेस्टर्स लाइक मी जो है कि मार्केट में पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ता है मार्केट से पैसा बनाने के लिए। तो स्मॉल, तीसरा जो मिथ है वो मिथ क्या है मेरे भाई, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स लाइक मी कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, यू नीड लॉट्स ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अब मेरे भाई मैं हो गया, या आप हो गए, या कोई और हो गया, हर लोग तो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, है ना। तो मेरे भाई जब छोटे इन्वेस्टर्स हैं तो हम लोग पैसा नहीं बना सकते, ये भी एक बात बोला जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा सक्सेसफुल इंडियन इन्वेस्टर्स के, जिसमें एक कहानी है पोरिंजू वेलियात जी का। मेरे भाई ये केरला के रहने वाले, 1962 में इनका जन्म होता है, गरीब परिवार में। इनको अपना ज़मीन तक बेचना पड़ता है कर्ज चुकाने के लिए, एंड आफ्टर डैट ये कॉल सेंटर में काम करते हैं। मेरे भाई अगर जिनको कॉल सेंटर के बारे में नहीं पता है, हम सब लोग आज के डेट में सामान ऑर्डर करते फ्लिपकार्ट से, करते ना। तो जब हम सामान को ऑर्डर करते फ्लिपकार्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म से, या तो अगर उस सामान में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको लौटाना पड़े किसी कारण, बस आपको टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करना होता है। तो जो उस साइड में टोल फ्री नंबर का कॉल रिसीव करते हैं वही होते टेली कॉलर, ठीक है। तो इनका जो सैलरी था वो 1000 पर महीना था उस समय, है ना, या उससे भी कम रहा हो शायद से। बट इनका नेटवर्थ अकॉर्डिंग टू गूगल आज के डेट में 250 करोड़ के आसपास, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये तो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे, बट आज बड़े बन गए, है ना। और ऐसा भी नहीं, इनका जो बाय डिग्री LLB थे। तो मेरे भाई स्टार्ट अर्ली करना है आपको, धीरे धीरे सीखते जाना है, एक सीढ़ी, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके आपको ऊपर बढ़ते जाना है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप हर कुछ सीखते जाओगे, है ना। तो ये चीज़ है। आइए एक बार इनके ब्रीफ में देखते हैं। तो मेरे भाई पोरिंजू वेलियात की कहानी छोटे निवेशकों के लिए एक प्रेरणा है ना, एक मोटिवेशन है कि कम पैसे और बिना बड़े संसाधनों के भी शेयर बाजार में सफलता पाई जा सकती है। उनकी कहानी बताती है कि छोटे निवेशक भी मेहनत, अनुशासन और सही सोच, है ना, के साथ बड़ा पैसा कमा सकते हैं। यही है पोरिंजू वेलियात जी, ठीक है। आइए इनके कहानी के बारे में जानते। मध्यम वर्गीय परिवार के साथ इनका शुरुआत होता है। पोरिंजू वेलियात का जन्म 1962 में केरल के एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, यहाँ तक कि कर्ज चुकाने के लिए घर भी बेचना पड़ा, है ना। काफ़ी यार स्ट्रगलिंग कंडीशन। अगर हम इनिशियली संघर्ष की बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की, जैसे अकाउंटेंट हो गया, टेलीफोन एक्सचेंज में काम। शुरुआती वेतन उनका कितना था मेरे भाई, तो 1000 पर माह। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम से LLB कानून की डिग्री ली, लेकिन फाइनेंस या स्टॉक मार्केट की कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी, ठीक है।
क्लियर। अच्छा, मुंबई का सफर, बेहतर जीवन की तलाश में 1990 में मुंबई जाते हैं और कोटक सिक्योरिटीज में एज ए फ्लोर ट्रेडर वर्क करते हैं। शेयर बाजार में एंट्री, पराग पारिक सिक्योरिटीज में रिसर्च एनालिस्ट और फंड मैनेजर के रूप में काम किया। 2002 में कोची लौटकर इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इनका फंड हाउस, इनका कंपनी है, उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की। इनका जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है वो अंडर वैल्यूड या टर्न अराउंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको कि बाजार के बाकी निवेशक नज़रअंदाज कर देते। क्या इतना बात क्लियर है? अच्छा जी। कॉन्ट्रेरियन सोच है, मतलब इस बात का क्या हुआ कि भेड़ चाल ये नहीं चलते हैं, जिधर क्राउड मूव कर रहा हो इधर इनको मूव करने में अच्छा नहीं लगता, उस डायरेक्शन में ये मूव नहीं करते। जब सब डरते हैं तब वे रिसर्च के आधार पर निवेश करते हैं और इनका मानना है, इनका फिलॉसफी है कि डोंट बाई स्टॉक्स, स्टॉक्स बाई नहीं, आप बिजनेस को खरीदो, किसी कंपनी के बिजनेस को, यानी लंबे समय के लिए अच्छी कंपनियों में निवेश करो। सफलता उनकी कई छोटी कंपनियों में की गई निवेश, मल्टी बैगर रिटर्न, जैसे कुछ कंपनी ऑरम, प्रॉपटेक और आरपीएसजी वेंचर्स, ये कुछ कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनियां होंगी। ये कुछ कंपनी मुझे जो मिला है डेटा, उस डेटा के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें इन्होंने सफलता प्राप्त किया। ओवरऑल इनसे हम लोग क्या लर्निंग ले सकते, क्या सीख सकते हैं? तो मेरे भाई, छोटे निवेशक भी सही रिसर्च, पेशेंस और अनुशासन से बड़ा पैसा बना सकते हैं। फाइनेंस की डिग्री जरूरी नहीं, जरूरी है समझदारी की, इंटेलिजेंस की और सीखने की, लर्निंग की इच्छा, एबिलिटी। बाजार के डर और उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। छोटी कंपनियों में भी बड़ा मौका छुपा हो सकता है। ठीक है, अगला है 4th नंबर में क्या है कि रिनोवेड कंपनीज कैन नेवर गिव स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। बोला जाता है कि जो प्रसिद्ध कंपनियां हैं, जो कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, वो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देती है ना। मीन्स रिनोवेड कंपनीज कैन नेवर गिव स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। तो मेरे भाई, कुछ कंपनी के बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, ब्रिटानिया हो गया, लॉर्सन एंड टोरबो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया। तो ये सब बड़ी कंपनियां हैं और जिन्होंने एक लंबे समय में बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं एशियन पेंट के बारे में अगर हम बात करें। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे भाई? एशियन पेंट के बारे में। ये एक कंज्यूमर ब्रांड है, हर घर में पेंट करने में इसका यूज कहीं ना कहीं होता ही है। अब देखो, यहाँ पे कुछ डेटा हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब यार जैसे कि ये वाला 1 लाख रुपया अगर कोई 2000 ईस्वी में एशियन पेंट में लगाता तो आज 1.5 करोड़ हो जाता। पहली बात मेरे भाई, ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहली बात कि कौन लगाया, क्या लगाया, किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, ये प्रिडिक्शन क्या चीज़ पे होता है कि 2000 ईस्वी में एशियन पेंट का क्या रेट रहा होगा। ध्यान से सुनिए, 2000 ईस्वी में एशियन पेंट का क्या रेट रहा होगा। ठीक है, अच्छा, और 2025 में क्या रेट है, उसके बेसिस पे 1 लाख रुपया 2000 से कैलकुलेट कर लिया और अभी वर्तमान 2025 में मई महीने के रेट से कैलकुलेट कर लिया और उस हिसाब से बताया कि 1 लाख 1.5 करोड़ होगा। कौन लगाया, किसके पोर्टफोलियो में है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमने या आपने किसी का देखा है क्या ऐसा पोर्टफोलियो? नहीं देखा है। हमेशा न बीते हुए बातों की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, वर्तमान की बात होनी चाहिए कि क्या हम अगर 2025 में स्टॉक मार्केट सीख ले तो क्या 2050 में, 2055 में, 2060 में क्या मेरे पास एक अच्छा, एक हैंडसम अमाउंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुझे कंपनी पहचाननी होगी, है ना, जो कंपनी आने वाले 25-30 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, और उसमें मुझे निवेश करना होगा, बट निवेश करने के लिए सीखना पड़ेगा, पहली बात, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना है। अगले कंपनी की हम बात करते हैं
टाइटन कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है, घड़ी और ज्वेलरी बनाती है और ये बहुत लंबे समय तक मल्टी बैगर रहा है, 2 दशक तक। राकेश झुनझुनवाला जी जो लेट है, ठीक है, लेट राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा इससे कमाया। मल्टी बैगर स्टॉक मतलब बहुत फोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है ये। तीसरा एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको कि हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में ये आपको लगभग मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इसके 400 समथिंग के आसपास स्टोर्स हैं, जैसा कि मैंने इसके रिपोर्ट में देखा, एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं। ये फेमस रिटेल चेन है। 600 के IPO पे 2017 में ये लिस्ट हुआ था और 4042-4300 के आसपास अभी है। मीन्स 8 साल में 6 गुना रिटर्न लगभग ये दिया है। अगला कंपनी आइसर मोटर्स। आइसर मोटर जो ट्रैक्टर बनाती है, ट्रक बनाती है, और एक और नाम आप जान लो, रॉयल इनफील्ड जो बुलेट है वो भी तो यही कंपनी बनाती है। इसका जॉइंट वेंचर है वॉल्वो ग्रुप के साथ में। जो वॉल्वो का आप बस देखते हो, है ना, उसके बाद क्या बोल सकते हैं, VECV कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में, ठीक है। तो ये सारा कुछ ये कंपनियां बनाती हैं बेसिकली। तो डेटा के अकॉर्डिंग 2010 में अगर 1 लाख रुपया इसमें डालते तो 15 से 20 लाख रुपए अभी हो जाता। कौन डाला, क्या डाला, पता नहीं। ये एक राउंड टू राउंड कैलकुलेशन है वर्तमान में। अगर भविष्य में आपको जानना है तो अभी इन्वेस्ट करके 25 साल का 20 साल का इंतजार करना पड़ेगा और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगला कंपनी है इन्फोसिस और TCS, जो कि IT जायंट्स हैं, बहुत ही वेल नोन कंपनी है। एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न इन्होंने दिया है 1990 से, और हमेशा डिविडेंड भी ये कंपनियां देती हैं। हमेशा नहीं, मतलब कभी कभी तो दे ही देती, ठीक है। तो इस बात से हम आपको ये सिखाना चाहें कि रिनोवेटेड कंपनी भी, प्रसिद्ध कंपनी भी अच्छी खासी रिटर्न देती है। आइए अब एक और बात कर लेते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का IPO भारत के इतिहास में सबसे सफल IPO में से एक माना जाता है। अगर हम IPO के डिटेल की बात करें मेरे भाई, तो 2017 में मार्च के महीने में 8, 9 और 10 मार्च को इसका IPO कोई खरीद सकता था। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइस रखा गया था 295 से 299 रुपया, और 1878 करोड़ का शेयर बेचना था कंपनी को, ठीक है। और 100% फ्रेश इश्यू था, मतलब कोई ऑफर फॉर सेल नहीं था, सेल लगा के बेचना मतलब। लिस्टिंग परफॉर्मेंस, प्राइस तो ये तय हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान इसकी तरफ देखते हुए, इस कंपनी की तरफ देखते हुए, ये कंपनी 604 रुपये पे लिस्टिंग होती है। मीन्स अगर हम 299 का भी राउंड टू राउंड फिगर देखते हैं तो 299 वाला 604, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 300 का 600 ऑलमोस्ट दोगुना रिटर्न दिया। निवेशकों को पहले ही दिन डबल पैसा मिल गया। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 42-4300 के आसपास इसका भी शेयर है 2025 में। मीन्स अगर हम ऐसे बोले कि 299 पे एक शेयर खरीदा होता, ये वाला लाइन मेरे भाई गलत है, 299 पे तो मिलता ही नहीं, 600 पे मिला है ना। तो 600 पे अगर हम खरीदते तो 2025 में 8 गुना, 8 नहीं 8 छक 4800 है ना, 7 गुना मान लो, 7 टाइम्स का ये रिटर्न दिया होता, ठीक है। तो ये हाल फिलहाल का डेटा है। चलिए आगे हम बात करते हैं टॉप लाइन के बारे में। अगर मेरे भाई, अगर हम बिजनेस न्यूज चैनल को सुने, क्या, कौन सा न्यूज चैनल को, बिजनेस न्यूज चैनल, CNBC है ना, बाजार न्यूज, CNBC TV 18, तो वहाँ पे आपको दिखेगा टॉप लाइन, बॉटम लाइन। तो टॉप लाइन का मतलब होता है टर्नओवर, मतलब कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो भी वो सुविधा प्रदान कर रही, सेवा दे रही अपने कस्टमर्स को, उस सेवा के बदले ओवरऑल कितना पैसा आया, ओवरऑल सेल्स की बात करते, ठीक है। और बॉटम लाइन क्या होता है, प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल खर्च अगर आप कर दिए, एम्प्लॉय का सैलरी देना, कंपनी का रेंट देना, दुनिया जहान जो भी काम होता है, सरकार को टैक्स देना, उसके बाद जो पैसा बच गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन्स बॉटम लाइन। अगर हम डेफिनेशन के टर्म में देखें
तो टॉप लाइन मतलब टर्नओवर। कंपनी ने एक साल में अपने सामान या सेवाओं को बेचकर जितने रुपए कमाए वो टोटल अमाउंट को टॉप लाइन बोला जाता है। और बॉटम लाइन का क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट्स या प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। कंपनी ने अपनी सारी कमाई मीन्स टॉप लाइन या रेवेन्यू में से सारे खर्चे जैसे माल बनाने का खर्च, कर्मचारियों की सैलरी, किराया, टैक्स, ब्याज आदि घटाने के बाद जो पैसा बचा वही बॉटम लाइन हो गया। क्या क्लियर है? अगला टॉपिक है मेरे भाई हमारा स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। अब एक बात को ऐसे समझो, प्लेन इकोनॉमिक्स है, सिंपल भाषा में स्टॉक को तोड़ देना, ठीक है, मतलब स्टॉक को बांट देना, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। ऐसे मानो कि जैसे कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी हम क्यों माने, हम एक कंपनी ले लेते हैं MRF, ठीक है, MRF एक कंपनी हमने ले लिया, इसका शेयर का कीमत अभी 1,40,000 है। कितना है? 1,40,000, ठीक है। क्या हर लोगों के पैकेट में 1,40,000 रुपया होगा इसको खरीदने के लिए? नहीं ना। अच्छा, बट अगर हम इन शेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, लेट अस सपोज कि मैं इस शेयर को 100 टुकड़ों में बांट देता हूँ। कितने टुकड़े में? 100 टुकड़ों में। कितने का शेयर हो गया? 1400 का एक शेयर हो गया, ठीक है। क्या 1,40,000 के तुलना में आपके पैकेट में अगर 1400 रुपये पूछा जाए, ठीक है, तो 1400 रुपये ज़्यादा लोगों के पैकेट में होगा इन कंपैरिजन टू 1,40,000। 1,40,000 शायद 1-2 लोगों के पास होगा। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर अधिक लोग किसी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे, मतलब कि डिमांड ज़्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा, तो क्या होगा? शेयर तो लिमिटेड है तो सप्लाई तो लिमिटेड है, तो शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो शेयर का प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन अगर 1,40,000 का शेयर है तो ज़्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी उस स्टॉक को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। मीन्स कंपनी उस स्टॉक को फेस वैल्यू के बेसिस पे क्या करती है? उसके रेट को कम कर देती है, फेस वैल्यू को डिवाइड कर देती है या स्टॉक के प्राइस को कम कर देती है, ठीक है। स्टॉक के प्राइस को कम करने से मेरे अकाउंट में अगर एक शेयर है MRF के केस में, तो अब कितने शेयर हो गए? तो अब मेरे पास कितने शेयर हो गए? तो मेरे भाई 100, मेरे पास कितने शेयर हो गए? 100 शेयर हो गए, ठीक है। अच्छा, अब एक के जगह 100 हो गया तो कंपनी शेयर का प्राइस घट जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है स्टॉक स्प्लिट में, ठीक है। और इससे क्या होता है? लॉन्ग रन में, लंबे समय में जो है हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग उस कंपनी में रुचि दिखाएंगे। यही बात है स्टॉक स्प्लिट। अगर एक बार देखें कि मान लीजिए आपके पास एक बड़ी रोटी है और अगर आप उसे 4 टुकड़ों में काट दें तो हर टुकड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन कुल रोटी उतनी ही रहेगी। इस तरह जब कंपनी का शेयर बहुत महंगा हो जाता है तो कंपनी अपने एक शेयर को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। इससे हर शेयर की कीमत कम हो जाती है, लेकिन आपके पास शेयरों की संख्या बढ़ जाती है। आपकी कुल वैल्यू पैसा उतनी ही रहती है, बस शेयर की गिनती बढ़ जाती है और हर शेयर सस्ता हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते, मान लीजिए आपके पास एक शेयर है और उसका कीमत 1,000 है। कंपनी 1:5 का स्टॉक स्प्लिट किया, मीन्स आपके पास एक था तो बदले में अब उसको क्या होगा? फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड यू गेट 5 शेयर, एक के बदले 5 मिलेंगे, बट हर का कीमत क्या हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। क्या हमने बोला? एक शेयर का कीमत 1,000, ठीक है। अच्छा, अब आपको कंपनी 1:5 कर दी, मतलब 5 शेयर्स हो गया। कितना शेयर्स हो गया? 5 शेयर्स, और एक शेयर का कीमत 200, मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए स्टॉक स्प्लिट में और शेयर का प्राइस घट गया। क्लियर? तो ये बात क्यों करती कंपनी स्टॉक स्प्लिट? ताकि शेयर की कीमत कम हो जाए और ज़्यादा लोग खरीद सके, शेयर खरीदना बेचना आसान हो जाए, इससे कंपनी के शेयर में ज़्यादा लोग दिलचस्पी लेंगे। एक ऑपरेशनल फैक्ट्स ऑफ हल का क्या मतलब होता है? एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हर घर में ये कंपनी है ना।
हर घर में इस कंपनी का सामान उपयोग होता है, जैसे सर्फ एक्सल हो गया, वेसलिन हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, और उसके बाद और भी काफ़ी सारे चीज़ें, फेयर एंड लवली क्रीम हुआ करता था। तो ये सारे कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर की है, ठीक है। और इसके जो प्रमोटर ग्रुप है वो एक यूके बेस्ड कंपनी, यूके और नीदरलैंड बेस्ड कंपनी। हम लोगों को लगता है कि ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बट इसके जो मालिक हैं वो यूके और नीदरलैंड बेस्ड मालिक है। आइए इसको समझते हैं। पूरा नाम क्या है हल का? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। व्हाट हल डज, क्या करती है कंपनी? तो हल मेक्स एवरीडे प्रोडक्ट, जैसे कि साबुन बनाना, शैम्पू बनाना, टी, कॉफ़ी, डिटर्जेंट्स, स्किन केयर आइटम। इसके कौन कौन से ब्रांड है? सर्फ एक्सल, डोव, लक्स, लाइफ बॉय, ब्रुक बॉन्ड, ठीक है, फेयर एंड लवली, जिसका नाम चेंज हो गया, ग्लो एंड लवली हो गया अब। इसके ऑनरशिप की बात करें तो इट इज एन इंडियन कंपनी बट ओनेड बाय यूनिलीवर, अ बिग इंटरनेशनल कंपनी बेस्ड इन द यूके एंड नीदरलैंड्स, ठीक है। तीसरा, बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी इन इंडिया। एफएमसीजी का क्या मतलब होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो हल इज इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी कंपनी विद इट्स प्रोडक्ट्स यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन हाउस होल्ड। पैन इंडिया ऑपरेशन, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कंपनी काम करती है। हल वर्क्स इन अर्बन एंड रूरल इंडिया, reaching deep into village with a strategy called winning in many India to customize products based on local needs। तो ये है इस कंपनी का सिस्टम। फिफ्थ नंबर, स्ट्रॉ स्टार्टेड लॉन्ग बैक। ये कंपनी 1931 में स्टार्ट होती है और इसका नाम 1956 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पड़ता है और अभी का नाम HUL बिकेम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और अभी का नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। पब्लिक कंपनी और इट्स लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एंड इवन इंडियन पीपल ओन शेयर्स ऑफ इट सिंस 1956 व्हेन 10% शेयर्स वेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक। जो भारतीय लोग हैं 1956 से इसके शेयर हेल्ड करते जब पब्लिक केवल 10% ही शेयर हेल्ड किया करते थे, ठीक है। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का तीसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फोर्थ लेक्चर में। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी कुछ वैल्यूएबल लगता है, कुछ अच्छा टॉपिक पे हमने डिस्कस किया है, काम का है, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।